मैं एक बापर्दा लड़की थी, कभी घर से बाहर ना निकली थी। वालिद की वफात के बाद जब माली हालात बहुत ख़राब हुए तो कदम दहलीज से बाहर रखना पड़े। बाहर की दुनिया में किस्म किस्म के लोग मिले। मैं लोगों के रूप पहचानती ना थी, हर किसी को अच्छा समझती थी। क्या करती, हालात के जाल में जकड़ी हुई थी। मुलाजमत तो करनी थी। कई दफातर में गई, कहाँ कहाँ दरखास्तें ना दी, मुलाजमत ना मिली। बिलाखिर एक सहेली के भाई ने मदद की और एक एनजीओ में नौकरी मिल गई। हमारी ड्यूटी मुख्तलिफ पनाह गुज़ीन कैंपों में लगती, जो तारकीन वतन अपने मुल्क के जंगी हालात से घबरा कर आए थे और हमारे मुल्क में पनाह लेने पर मजबूर हुए थे। उनकी बेबसी देखकर बाज़ औक़ात आंखों में आंसू आ जाते थे। ये पड़ोसी मुल्क के बाशिंदे शहरों से कुछ दूर खैमा बस्तियों में रहते थे। उन दिनों मेरे साथ एक मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा था, जो इन खैमा बस्तियों में बीमार लोगों के इलाज मुआवजे में मददगार था। वो बहुत नफीस किस्म का था, नरमी और इखलाक से बात करता। जो लोग उसके साथ काम करते थे सबसे ही हुस्ने सलूक से पेश आता, हर किसी की मदद करता, और जब मुझे किसी किस्म का ताउन चाहिए होता तो वो पेश होता। उसका नाम मोइनुद्दीन था, हम उसे मोइन साहब बुलाते थे। एक दिन मैं बाजार में कुछ ज़रूरी अशिया लेने गई कि अचानक वहां भगदड़ मच गई। शायद कहीं करीब धमाका हुआ था। आवाज़ तो हमने भी सुनी थी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। मैं भी घबरा गई। हर कोई सवारी ढूंढ रहा था ताकि इस जगह से निकल पड़े। ऐसे में सवारी मिलना आसान नहीं होता। तभी दिल से दुआ निकली, ऐ काश कोई अपना नजर आ जाए जब मुझे यहां से दूर ले जाए। दिल पर बहुत ज्यादा खौफ व हिरास तारी था। दिल से निकली ये बेइख्तियार दुआ कबूल हो गई। किसी ने मेरे हाथों में पकड़े हुए शापर थाम लिए। देखा तो ये मोइन साहब थे। मेरी जान में जान आ गई। वो बोले, चलो मेरे साथ। सड़क पार उनकी गाड़ी मौजूद थी। जल्दी से हम गाड़ी में बैठकर बाजार से महफूज सड़क की तरफ निकल आए। कुछ दूर आगे जाकर एक रेस्टोरेंट के सामने उन्होंने गाड़ी रोक ली। बोले, आओ चाय पीकर थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं और सान बहाल कर लूं। गाड़ी भी ठीक तरह से ना चला पा रहा था। मैंने उस वक्त इनकार मुनासिब न समझा। इनकार की गुंजाइश न थी। हम रेस्टोरेंट के अंदर जा बैठे। चाय की बजाय उन्होंने खाने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि दोपहर हो रही थी और ये चाय का नहीं खाने का वक्त था। लंच के दौरान वो बेतकल्लुफी और अपनाइयत से इधर उधर की बातें करने लगे। मेरी भी तारीफ की, लेकिन मैंने अपनी तारीफ को संजीदगी से ना लिया, क्योंकि मर्द लोग लड़कियों की इस तरह से तारीफ करते ही हैं। यूं भी मैं अच्छी शक्ल सूरत की मालिक थी, इसलिए तारीफ कुछ अचंभे की बात नहीं थी। ड्यूटी के दौरान अब हम बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह बात करते। अजनबियत अपनाइयत में तब्दील हो चुकी थी। अक्सर वो मुझे साथ खाने का कहते और मैं मान जाती। शायद कि जिंदगी की बेरंगी और अनथक मेहनत से घबरा गई थी। अब तो जीस्त की तपती धूप में मोइन का वजूद एक सायादार शजर की तरह था। उसका साथ मेरे लिए बड़ा खुशगवार था। जिंदगी साहल लगने लगी। मुलाजमत में मुशक्कत नहीं लगती थी। अब वक्त का एक एक लम्हा जो पहले अपने वजूद पर भारी कदमों से चलता महसूस होता था, फूलों की मानिंद हल्का फुल्का लगने लगा। साल गुजर गया और पता भी ना चला। दूसरी बार हमें इस शहर से दूसरे करीबी शहर में आबाद खैमा बस्तियों की बासियों की खिदमत व खबरगिरी का जिम्मा सौंपा गया था। हमने यहाँ इकट्ठे चंद हफ्ते काम किया था कि मोइन साहब की ड्यूटी एक और कैंप में लगा दी गई। मुझे यहाँ उसके बगैर काम करना था। मोइन के जाने से शिद्दत के साथ उसकी कमी महसूस होने लगी, जैसे सर से कोई हिफाजत करने वाला हाथ हट गया हो। उदास रहने लगी। यकीन था वो जरूर आएगा या अपने कैंप में मेरी तैनाती करा लेगा। इसी आस में दिन गुजारने लगी। लगता था जैसे कि मैं उसके बगैर अधूरी हूं। वो मेरा कुछ ना लगता था, फिर भी अपना सा लगता था। 2 माह बाद वो एक दिन विजिट पर हमारे कैंप आया। बताया कि वो भी मेरे बगैर खुद को अधूरा ख्याल करता है और उसे भी तन्हाई अजाब लगती है। शायद कि यही वो वक्त था जब किसी वक्ती जज्बे के तहत उसने मुझे शादी की पेशकश कर दी। उसकी जुबान से ऐसे कलमात सुनने को मैं तरस रही थी। दिल फूल की तरह खिल उठा। बहुत खुशी थी। दर हकीकत यही वो घड़ी थी जिसका मुझे अरसे से इंतजार था। मुस्तकबिल वाज़े मेरे सामने था और मैं पुरसुकून थी। अनजान रस्तों के पेचो खम अब मुझे नहीं डराते थे। अम्मी को बताया कि आप मेरी फिक्र ना करें, बल्कि छोटी की फिक्र करें।
क्योंकि मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। मैं यकसुई से ड्यूटी सरअंजाम देने लगी। जब विजिट पर मोइन आता, हम ड्यूटी के बाद वक्त गुजारने बाहर निकल जाते थे। वो अच्छी अच्छी बातें करता और मुझे मुस्तकबिल के रोशन ख्वाब दिखाते न थकता। 6 माह बाद उसने मेरी तैनाती अपने कैंप में करवा ली। हम फिर यकजा हो गए। ये कैंप मेरे घर से काफ़ी दूर था। मोइन को रिहाइशगाह मिली हुई थी और मेरा यहाँ रहाइश का मसला संगीन था। कुछ दिन एक कुलीग लड़की के घर रहती रही, मगर कब तक कोई किसी के घर मेहमान रह सकता है। अपनी रहाइश का बंदोबस्त तो करना ही था। मोइन ने मुझे कहा, अगर चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, मगर किस हैसियत से? हमारे साथ काम करने वाले क्या इस बात को बर्दाश्त कर लेंगे? इसका एक ही हल है कि हम शादी कर लें, तब साथ रहने पर किसी को एतराज ना होगा। हम दोनों के कुछ घरेलू मसाइल थे कि फौरी तौर पर शादी ना कर सकते थे। इसका हल मोइन ने यह निकाला कि निकाह करके साथ रह सकते हैं। रुखसती बाद में बुजुर्गों की मौजूदगी में होगी। मैंने मान लिया। मुझे मोइन पर पूरा भरोसा था। जिस एनजीओ में हम काम कर रहे थे, उसके 2 साथी दोस्तों को मोइन ने गवाह बनाया और दूसरे 2 को मैंने बना लिया और हमने 4 कुलीग की मौजूदगी में निकाह कर लिया। इस तरह तमाम साथी वर्कर्स को भी इल्म हो गया कि हमने निकाह किया है। हम साथ रहने लगे। किसी को अब हम पर एतराज करने की जुर्रत न थी। निकाहनामा मेरे पास था और सब हमको मियाँ बीवी के तौर पर जानते और समझते थे। किसी को इससे गर्ज न थी कि हमारा ये निकाह बाकायदा रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं और रुखसती हुई है या नहीं। हमने घरदारी का सारा सामान इकट्ठे खरीदा, बर्तन, टीवी सेट वगैरह। इस कैंप की खिदमत में हम 2 बरस साथ रहे। वहां सब हमको मियाँ बीवी की हैसियत से ही जानते थे। हम मियाँ बीवी ही थे, सिर्फ दुनिया की नजरों में रुखसती होना बाकी थी। निकाहनामा मेरे पास था, जमीर पर कोई बोझ ना था। अलबत्ता मैं मोइन से ये जरूर कहती थी कि तुमने मुझे बाकायदा दुल्हन नहीं बनाया। इसका जवाब होता, रुखसती की रस्म वालदैन की दुआओं में होगी, दुल्हन भी बनाऊंगा और थोड़ा इंतजार कर लो। मेरी छोटी बहन की शादी हो गई। मोइन के भी कुछ इस किस्म के मसाइल थे जो काफ़ी हद तक हल हो चुके थे। उसकी तरक्की भी हो गई थी। अब हालात अरसे बाद हमारे लिए पूरी तरह साजगार होने वाले थे। उन्हीं दिनों मैंने महसूस किया कि अब रुखसती बुजुर्गों को एतमाद में लेकर हो जानी चाहिए। मोइन से पुरजोर अल्फाज में मुतालबा किया कि निकाह को बुजुर्गों पर जाहिर करके हमें रुखसती करा लेनी चाहिए। थोड़े दिन और सब्र करो, अभी ये जिम्मेदारी का बलस वक्त है। मेरे लिए और कुछ जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होना लाजमी है। वो किसी तौर मेरा मुतालबा मानने को तैयार ना था। तब मैंने जी चाहकर कह दिया कि जो निकाहनामा मेरे पास है उसे मैं खुद जाकर उसके और अपने घर वालों को दिखा दूंगी। उसको जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोला, ऐसा करोगी तो खुद मुश्किल में पड़ जाओगी। मैं इसके बाद किसी मामले का जिम्मेदार ना रहूंगा, लिहाजा मेरा कहा मान लो और इस अमर से बाज रहो। मैं तुमसे बाकायदा शादी का ऐलान बहुत जल्द और ज़रूर करूंगा, लेकिन मेरे हालात फ़िलहाल ऐसे हैं कि मजबूर हूं। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर सकते में रह गई। सोच भी न सकती थी कि वो इस कदर पहलू तही से काम ले सकता है। मैंने साफ कह दिया कि तुम्हारे खिलाफ निकाहनामा लेकर कोर्ट चली जाऊंगी, लेकिन इस जान का खून ना करूंगी जो अब मेरी ज़ात का हिस्सा बन चुकी है और मेरे वजूद में जिंदगी की जमानत है। मेरी हट धर्मी पर वो परेशान हो गया। सोच भी न सकता था कि इस मामले पर मैं इतनी जज्बाती हो जाऊंगी, लेकिन मैं उसकी किसी मजबूरी पर हथियार डालने पर राजी ना थी। दिन रात मिन्नत समाजत करता था, मेरे पांव पकड़कर इल्तिजा करता। बिलाखिर उसने इतना मजबूर किया कि मुझे वक्त से कबल मां बनने की मुसर्रत का गला घोंटना पड़ा, क्योंकि मैं इस मोड़ पर आ चुकी थी कि अब वापस भी ना लौट सकती थी। क्या बताऊं किस दिल से उसका कहा माना। बयान नहीं कर सकती कि मुझे उस वक्त कितने ज़हनी कर्ब और अजियत से गुजरना पड़ा। इस आने पर मैं कई दिनों तक रोती रही। खुद से और मोइन से नफरत महसूस होती थी। कई दिन तक ड्यूटी पर ना गई, लेकिन फिर खुद को समझाना पड़ा। ड्यूटी पर ना जाती तो मुलाजमत से ही हाथ धोने पड़ जाते। एक दिन मैं कैंप विजिट के लिए निकली तो मेरी अलमारी में रखा हुआ वो निकाहनामा मोइन ने तलाश करके उठा लिया और कई दिन तक मुझे उसकी गुमशुदगी का इल्म ना हो सका। एक दिन कपड़े तरतीब से रखते हुए ख्याल आया, जिस संदूकचे में मेरे चंद जेवरात थे उसे खोल कर देखा तो संदूकचे का लाक टूटा हुआ मिला और वहां से निकाहनामा गायब था।
उन दिनों सादगी से निकाहनामे पर दुल्हा दुल्हन और गवाहों के दस्तखत हुआ करते थे। बाद में जब कोई चाहता रजिस्टर करा लेता। मेरे होश जाते रहे, क्योंकि मोइन ने कहा था कि रुखसती के बाद उसको रजिस्टर्ड करा लेंगे। मुझे मोइन पर ऐसा एतमाद था जैसा कि इंसान को अपने खुदा के बाद किसी पर होता है। सोच भी न सकती थी कि वो धोखा देगा। लेकिन निकाहनामा उड़ा लेने का क्या मकसद था? मैंने मोइन से दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि मैंने उसको जला दिया है, क्योंकि उसकी कोई कानूनी हैसियत न थी। निकाहनामा न था, बस एक स्टैम्प पेपर था। हमने कहा दोबारा अपने बुजुर्गों के रूबरू ही करेंगे, बस 1-2 माह बाद ही। जब मैं बिगड़ने लगी तो कहा, मैं कल गांव जा रहा हूं। मेरा पहला निकाह अपने चचाजाद से हो चुका है और ये 8 साल कबल हुआ था। अब उसे खत्म करने जा रहा हूं। वापस आकर तुम्हें खुशखबरी सुना दूंगा। फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे, तुम्हारी वालदा और मामू वगैरह से बात करने। बाकायदा उनसे तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा। दिल अंदेशों की जद में धड़कता रह गया। मोइन चला गया, कभी वापस न आने के लिए। वो मुलाजमत छोड़कर गया था। मुझे बाद में मालूम हुआ। उसके एक दोस्त से उसके गांव का पता मिला। उसके गांव गई। वो अपनी बीवी को लेकर बैरूने मुल्क जा चुका था। अपने कानों पर यकीन न आता था। मेरे पास तो वाहिद सबूत वही निकाहनामा था जो वो ले गया था, और वो लोग थे जिनको शर्म के मारे मोइन का कारनामा बताने से घबरा रही थी। क्या सबूत था मेरे पास? जिल्लत और रुसवाई से बचने की खातिर मैंने इस नौकरी को खैरबाद कह दिया और अपने शहर लौटकर आ गई। घर वालों को कुछ ना बता सकी। काफी दिनों तक मखमूम रही। काश वो मुझे कभी मिल जाए तो उसका गिरेबान पकड़ लूं, जिसके नजदीक एक औरत की इज्जत की कोई कदरो कीमत नहीं थी। इतने अरसे तक उसने मुझे अपनी बीवी बावर कराए रखा और फिर मुझसे यकलख्त सारे नाते तोड़कर किसी और दुनिया में जा बसा। आज समझ में आया कि निकाह को खुफिया रखने से क्यों मना किया गया है। ये वो मुकद्दस बंधन है जिसका बाकायदा ऐलान जरूरी है, और वलीमा भी इसीलिए किया जाता है कि अजीजो अकारब सारे मुआशरे को इल्म हो जाए कि एक शख्स ने किसी औरत को ज़ौजियत में लिया है और वो इस बंधन को निभाने का पाबंदो जवाबदेह है सारे मुआशरे के रूबरू। जो लड़कियां समझती हैं कि खुफिया निकाह से शादी हो जाती है, मर्द औरत एक मजबूत रिश्ते में बंध जाते हैं, वो हकीकी जिंदगी के रमूज को नहीं समझती हैं। ऐसे खुफिया निकाह करने वाले तो किसी भी वक्त औरत को धोखा देकर भाग सकते हैं। इनको पकड़ने के लिए कोर्ट भी सबूत मांगती है। अरसे तक मैं बीमार रही और आज भी ज़हनी तौर पर बहाल नहीं हूं कि खुद अपनी नज़रों से गिरकर आदमी आधा भी नहीं रह जाता। वो जिंदगी के हालात का मुकाबला करने की हिम्मत खो देता है। वो संगदिल अपनी जिंदगी में खुशो खुरम होगा, मगर मैं खुशियों के एक एक लम्हे को तरसती हूँ। तो दोस्तों, आज की ये सबक आमूज कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।